सरकार के 3 अंग हैं: विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इन तीनों अंगों की रचना यानी निर्माण किस प्रकार होती है, वे किस प्रकार कार्य करते हैं, इनकी सत्ताएं कौन कौन सी हैं, सत्ताएं यानी अधिकार कौन कौन से हैं, इनका परस्पर यानी लगातार संबंध यानी रिश्ता कैसा है। इस पाठ में हम इन विषयों पर विस्तृत यानी विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे यानी बात करेंगे। इसमें करें सरकार के 3 अंग होते हैं: विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो इन तीनों अंगों का निर्माण किस प्रकार किया जाता है, वे किस प्रकार से अपने कार्य को करते हैं, इनके पास अधिकार कौन कौन से होते हैं, इनका आपस में संबंध कैसा रहता है, रिश्ता कैसा रहता है, इस सभी विषयों पर हम लोग इस पाठ में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और इसके विषय में जानेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्य का मूलभूत उद्देश्य यानी लक्ष्य कानून और व्यवस्था की समझ के द्वारा लोगों की सुख सुविधा में वृद्धि यानी विकास तथा सुरक्षा को सिद्ध यानी प्रमाणित करना है। लोगों के सर्वांगीण यानी सभी तरह से पूर्ण रूप से कल्याण यानी भलाई को सिद्ध करते हुए, प्रमाणित करते हुए उनकी स्वतंत्रता तथा मूलभूत अधिकारों का जतन यानी प्रयास और उनकी सुरक्षा करना है। राज्य के गतिशील विकास को सिद्ध करने के उद्देश्य से सरकार के 3 अंगों यानी विभागों विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका के बीच परस्पर यानी एक लगातार एकता, सहकार यानी सहयोग तथा संकलन यानी एकत्र करने की क्रिया स्थापित करके सरकार प्रभावशाली यानी असरदार तथा कार्यक्षम यानी कार्य करने की क्षमता के अनुसार प्रशासन कर सकती है। विधायिका कानून के निर्माण का कार्य, कार्यपालिका विधायिका के द्वारा बनाए गए कानून का पालन करवाने का कार्य तथा कानून का उल्लंघन यानी भंग करने वाले को सजा अथवा दंड देने का कार्य न्यायपालिका करती है। इसमें बता रहे हैं कि राज्य का मूलभूत लक्ष्य है कि कानून और व्यवस्था की समझ के द्वारा लोगों की सुख सुविधा में विकास हो, वृद्धि हो तथा उनको सुरक्षा सिद्ध करना है। उनका ये लक्ष्य है, प्रमाणित करते हैं। लोगों को सभी तरह से भलाई हो उसको सिद्ध करते हुए उनकी स्वतंत्रता तथा मूलभूत अधिकारों का प्रयास और उनकी सुरक्षा करना है। राज्य गतिशील यानी जो गतिशील विकास कर रहे हैं रफ्तार के साथ, उसको पूरा करने के लिए उद्देश्य से, उस लक्ष्य से सरकार ने 3 अंगों को जैसे विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका के बीच परस्पर एकता, सहयोग तथा एकत्र करने की क्रिया स्थापित करके सरकार को प्रभावशाली यानी असरकारक तथा कार्य करने की क्षमता के अनुसार शासन कर सकती है। विधायिका कानून के निर्माण का कार्य करती है, कानून बनाने का कार्य करती है। कार्यपालिका विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों को पालन करवाने का कार्य करती है तथा कानून तोड़ने वाले को सजा देने अथवा दंड देने का कार्य न्यायपालिका करती है। आगे हम लोग पढ़ते हैं। भारतीय संविधान में विधायिका अर्थात संघ, केंद्र स्तर पर संसद तथा राज्यों में विधानसभा और विधान परिषद, कार्यपालिका अर्थात संघ केंद्र में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल, कार्यपालिका का कार्यालय एवं प्रशासनिक तंत्र तथा राज्य स्तर पर राज्यपाल, मुख्यमंत्री तथा उसका मंत्रिमंडल, उसका कार्यकाल तथा प्रशासनिक तंत्र जो एक दूसरे के साथ घनिष्ठता यानी गहराई से जुड़े हुए हैं। जबकि न्यायपालिका में सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय
तथा राज्यों में उच्च न्यायालय और उसके अधीन जिला न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय तथा अन्य विशेष न्यायालयों का समावेश यानी मिलाप होता है। इस प्रकार न्यायपालिका, विधायिका तथा कार्यपालिका से बिल्कुल अलग, स्वतंत्र, निष्पक्ष यानी किसी के पक्ष में न होकर तथा सुग्रथित यानी बंधी हुई, एक सूत्री यानी जैसे एक धागे में पिरोया हुआ अंग यानी विभाग है। इसमें बता रहे हैं कि भारतीय संविधान में विधायिका का मतलब होता है संघ, केंद्र स्तर पर संसद तथा राज्यों में विधानसभा तथा और विधान परिषद। कार्यपालिका अर्थात संघ केंद्र में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल। कार्यपालिका का कार्यालय एवं प्रशासनिक तंत्र और राज्य स्तर पर राज्यपाल, मुख्यमंत्री तथा उसका मंत्रिमंडल, उसका कार्यालय तथा प्रशासनिक तंत्र जो एक दूसरे के साथ गहराई के साथ जुड़े हुए हैं। जबकि न्यायपालिका में सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय तथा राज्यों में उच्च न्यायालय और उसके अधीन यानी आश्रित जिला न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय तथा अन्य विशेष न्यायालयों का समावेश होता है। इस प्रकार न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका से बिल्कुल अलग रहकर, स्वतंत्र, आज़ाद रहकर, बिना किसी पक्ष में और सुग्रथित बंधी हुई एक सूत्री भाग है, अंग है। आगे पढ़ते हैं। भारत अलग अलग राज्यों से बना एक संघ राज्य है। कोई भी राज्य स्वतंत्र और सार्वभौम नहीं है। सार्वभौम यानी संपूर्ण भूमि पर उसका ये अधिकार नहीं है। भारत में संघ तथा राज्य स्तर पर संसदीय पद्धति यानी तरीके की सरकार है। इस पद्धति से राज्य सरकारों के बीच सत्ता विश्लेषण यानी अधिकारों की विवेचना के सिद्धांत के अनुसार सत्ता का विश्लेषण यानी सत्ता का छानबीन जांच किए जाने के कारण विधायिका तथा कार्यपालिका के बीच गहरा और परस्वावलंबी यानी एक दूसरे पर आश्रित रहकर ऐसे संबंध यानी रिश्ते होते हैं। जबकि न्यायपालिका स्वतंत्र, निष्पक्ष और एक अलग, विशिष्ट यानी खास स्थान रखती है। इसमें बता रहे हैं कि भारत अलग अलग राज्यों से बना एक संघ राज्य है। कोई भी राज्य स्वतंत्र और पूर्ण रूप से उस पे पूरे भूमि पर उसका ही अधिकार है, ऐसा नहीं है। भारत में संघ तथा राज्य स्तर पर संसदीय पद्धति यानी तरीके की सरकार है। इस पद्धति से राज्य सरकारों के बीच अधिकारों के विवेचना के सिद्धांत के अनुसार सत्ता यानी अधिकारों का जांच छानबीन किए जाने के कारण विधायिका तथा कार्यपालिका के बीच गहरा और एक दूसरे पर आश्रित रहने वाले ऐसे संबंध हैं। जबकि न्यायपालिका स्वतंत्र है, निष्पक्ष तथा अलग एक खास स्थान रखती है। आगे पढ़ते हैं। सत्ता विश्लेषण का सिद्धांत। सत्ता यानी अधिकार, विश्लेषण यानी विवेचना, तो अधिकारों के विवेचना का सिद्धांत, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं और जानते हैं। राज्य के लिए सरकार जो कार्य करती है वे एक दूसरे से अलग होते हैं। तीनों अंगों के कार्य एक दूसरे से अलग होते हैं तथा हर एक कार्य में एक विशेष प्रकार की निपुणता यानी कौशलता की आवश्यकता होती है। अर्थात अलग अलग अंगों द्वारा अलग अलग व्यक्तियों द्वारा कार्य किया जाना चाहिए तथा अंत में प्रत्येक यानी हर एक अंग के कार्य अर्थात सरकार का संचालन यानी नेतृत्व सरल यानी आसान और कार्यक्षम बने यानी कार्यकुशल बने, इसके लिए सत्ता का विभाजन यानी बंटवारा करना आवश्यक है। जैसे विधायिका को कानून बना के निर्माण का
अधिकार है, सत्ता है, वह उसका दुरुपयोग यानी गलत तरीके से प्रयोग न कर सके, इसके लिए कार्यपालिका तथा न्यायपालिका को अनेक सत्ताएं यानी अधिकार प्रदान की गई हैं, जो विधायिका के ऊपर नियंत्रण यानी अंकुश रोक लगाने की रखने की कार्य करती है। उसी प्रकार कार्यपालिका पर विधायिका तथा न्यायपालिका द्वारा नियंत्रण रखा जाता है तथा न्यायपालिका को विधायिका तथा कार्यपालिका पर नियंत्रण यानी अंकुश रखने की अनेक सत्ताएं यानी अधिकार प्रदान की गई हैं, दी गई हैं। यहाँ पे बता रहे हैं कि राज्य के लिए सरकार जो काम करती है वह एक दूसरे से अलग होते हैं। तीनों अंगों के जो काम हैं वो एक दूसरे से अलग हैं। हर एक कार्य में एक विशेष प्रकार की कुशलता की आवश्यकता होती है, अर्थात अलग अलग अंगों द्वारा, विभागों द्वारा, अलग अलग व्यक्तियों द्वारा काम किया जाना चाहिए तथा अंत में हर एक विभाग के कार्य अर्थात सरकार का नेतृत्व सरल, आसान और कार्यक्षम बने, इसके लिए अधिकारों का बंटवारा करना आवश्यक है। जैसे विधायकों को कानून के रचना का अधिकार है, वह उसका गलत प्रयोग न कर सके, इसके लिए कार्यपालिका तथा न्यायपालिका को अनेक ऐसी अधिकार दी गई है जो विधायिका के ऊपर अंकुश रखने का काम करती है, उसे नियंत्रण करने का काम करती है। उसी प्रकार कार्यपालिका पर विधायिका तथा न्यायपालिका द्वारा नियंत्रण रखा जाता है तथा न्यायपालिका को विधायिका तथा कार्यपालिका पर नियंत्रण यानी अंकुश रखने के अनेक अधिकार दिए गए हैं। आगे पढ़ते हैं। पहला, विधायिका। इसके बारे में क्या है विधायिका? भारत संसदीय लोकतंत्र वाला प्रजातंत्रात्मक राज्य है। संघ यानी केंद्र स्तर पर संसद तथा राज्य स्तर पर विधानसभा जनता का प्रतिनिधित्व यानी संचालन करती है। देश की सबसे महत्वपूर्ण तथा सर्वोपरि यानी प्रथम स्थान रखने वाली संस्था संसद है। भारत की संसद में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा तथा लोकसभा का समावेश किया गया है। विधायिका के 2 प्रकार होते हैं। कह रहे हैं कि भारत संसदीय लोकतंत्र वाला प्रजातंत्रात्मक राज्य है। केंद्र स्तर पर संसद तथा राज्य में विधानसभा जनता का संचालन करती है। देश की सबसे महत्वपूर्ण तथा प्रथम स्थान पर संस्था संसद है। भारत की संसद में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा तथा लोकसभा का समावेश किया गया है। विधायिका 2 प्रकार के होते हैं। आगे पढ़ते हैं। पहला, एक सदनात्मक विधायिका। जहाँ विधायिका का निर्माण यानी रचना एक ही सदन के द्वारा होता है, उसे एक सदनात्मक विधायिका कहा जाता है। कह रहे हैं एक सदनात्मक विधायिका का मतलब जहाँ विधायिका का निर्माण एक ही सदन के द्वारा किया जाता है, उसे एक सदनात्मक विधायिका कहा जाता है। है द्विसदनात्मक विधायिका। जहाँ पर विधायिका 2 सदनों से निर्मित यानी रचित हो, उसे द्विसदनात्मक विधायिका कहते हैं। संघ केंद्र स्तर पर संसद का ऊपरी सदन राज्यसभा है, जबकि निचले सदन को लोकसभा कहा जाता है। राज्य स्तर वहाँ पर विधायिका में विधानसभा तथा विधान परिषद ऐसे 2 सदन होते हैं। अधिकांश राज्यों में एक ही सदन विधानसभा, जबकि बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र जैसे अनेक राज्यों में विधान परिषद भी है। द्विसदनात्मक विधायिका का मतलब है कि जहाँ पर विधायिका 2 सदनों से बनी हो, उसे द्विसदनात्मक विधायिका कहते हैं। संघ स्तर पर केंद्र स्तर पर संसद का ऊपरी सदन राज्यसभा कहलाता है, जबकि निचले सदन को लोकसभा कहा जाता है।
राज्य स्तर पर यानी राज्य में वहाँ पर विधायकों में विधानसभा तथा विधान परिषद ऐसे 2 सदन होते हैं राज्यों में। अधिकांश ज़्यादा राज्यों में एक ही सदन होता है, खाली विधानसभा। लेकिन कुछ ऐसे राज्य हैं जबकि जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, ऐसे अनेक राज्यों में विधान परिषद भी होता है, यानी दोनों होते हैं, विधानसभा या और विधान परिषद। आगे पढ़ते हैं। केंद्र स्तरीय विधायिका संसद लोकसभा, यानी केंद्र स्तर पर विधायिका संसद लोकसभा, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। लोकसभा यह संसद का निचला सदन है। लोकसभा सदस्यों का चुनाव यानी चयन प्रत्यक्ष मतदान पद्धति यानी तरीके से जनता के द्वारा किया जाता है। लोकसभा के सदस्य प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा चुने हुए जनता के प्रतिनिधि होते हैं। वर्तमान लोकसभा में सदस्यों की संख्या 545 है, जिसमें 2 सदस्य एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधि हैं, जिन्हें राष्ट्रपति मनोनीत यानी नियुक्त करता है। एंग्लो इंडियन का मतलब बता देते हैं आप लोग को। एंग्लो इंडियन का मतलब होता है जिनके माता पिता में से कोई एक भारतीय हो, दूसरा यूरोपीय हो। 15 अगस्त 1945 को जब देश आज़ाद हुआ था तो यहाँ से जो विदेशी लोग चले गए थे उसमें से 30,000 लगभग यूरोपीय यहाँ के समूह के थे यहाँ पे, या तो फिर उनके माता पिता कोई एक भारतीय थे जिनके संतान थे, उनको एंग्लो इंडियन कहा जाता है। तो चलिए इसके बारे में बता रहे हैं कि लोकसभा का यह संसद का निचला सदन है। लोकसभा सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष मतदान पद्धति से जनता के द्वारा किया जाता है। लोकसभा के सदस्य प्रत्यक्ष मतदान द्वारा चुने हुए जनता के प्रतिनिधि होते हैं। वर्तमान यानी अभी के समय में लोकसभा में सदस्यों की संख्या 545 है, जिसमें 2 सदस्य एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधि हैं, जिन्हें राष्ट्रपति नियुक्त करता है। आगे हम लोग पढ़ते हैं। राष्ट्रपति संसद लोकसभा तथा राज्यसभा का भाग है, लेकिन राष्ट्रपति संसद में संसद के प्रथम सम्मेलन में उद्घाटन यानी आरंभ, भाषण यानी संबोधन तथा संसद के संयुक्त सम्मेलन को संबोधित करने के अलावा कभी भी उपस्थित यानी मौजूद नहीं होता है। राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के सत्र को बुलाने, स्थगित यानी रद्द रखने यानी भंग करने तथा उसी प्रकार लोकसभा को भंग यानी रद्द करने का भी अधिकार रखता है। संसद के दोनों सदनों को 3 वाचनों से गुजरने के बाद विधेयक पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ही विधेयक कानून बनता है। लोकसभा अस्थायी सदन नहीं है। इसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है, लेकिन 5 वर्ष के पूर्व भी पहले भी लोकसभा का विसर्जन यानी उसको भंग किया, रद्द किया जा सकता है। इसमें कह रहे हैं कि राष्ट्रपति संसद लोकसभा तथा राज्यसभा का भाग है, अंश है, लेकिन राष्ट्रपति संसद में संसद के पहले सम्मेलन में उद्घाटन यानी शुरुआत, संबोधन तथा संसद के संयुक्त सम्मेलन को संबोधित करने के अलावा कभी भी उपस्थित नहीं होते हैं। राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के सत्र को बुलाने तथा उन्हें रद्द करने के लिए तथा उसी प्रकार लोकसभा को भंग करने का भी अधिकार रखते हैं। संसद के दोनों सदनों में 3 वाचनों से गुजरने के बाद विधेयक यानी बिल, अंग्रेजी शब्द का रूपांतर किया गया है, विधेयक हिंदी में बनाया गया है। विधेयक का मतलब होता है बिल, पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ही विधेयक कानून बनता है। लोकसभा अस्थायी सदन नहीं है।
इसका कार्यकाल यानी काम करने का समय 5 साल होता है, लेकिन 5 साल के पहले भी लोकसभा को समाप्त किया जा सकता है, उसे रद्द किया जा सकता है। आगे पढ़ते हैं। भारतीय संसद विधानसभा में उल्लेखित सीमाओं में रहकर, उल्लेखित यानी लिखे गए, सीमाओं यानी मर्यादाओं में रहकर अपनी सत्ता यानी अधिकारों का उपभोग कर सकती है। उस तरह संविधान सर्वोपरि है, संसद नहीं। यदि संसद के द्वारा निर्मित यानी रचित कानूनों से संवैधानिक व्यवस्थाओं का उल्लंघन होता है, यानी संविधान में बनाए गए व्यवस्थाओं का उल्लंघन होता है, उसे भंग किया जाता है, अथवा विसंगत यानी एक साथ न हो, तो उसे न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। अगर न्यायालय को विश्वास हो जाए, यकीन हो जाए कि उस कानून के निर्माण से संवैधानिक यानी संविधान में लिखे गए कानून व्यवस्था जो लिखा गया उस व्यवस्थाओं का उल्लंघन हो रहा है, अवज्ञा हो रहा है, तो उसे असंवैधानिक, कानून को तोड़ने वाला, न मानने वाला मानते हुए अयोग्य यानी जो योग्य न हो घोषित कर सकता है। कह रहे हैं कि भारतीय संविधान में लिखे गए मर्यादाओं में रहकर अपनी अधिकारों का उपभोग कर सकता है, अपने अधिकारों का उपयोग कर सकता है। उस तरह संविधान सर्वोपरि है, प्रथम स्थान पर है, संसद नहीं। यदि संसद के द्वारा बनाए गए कानूनों से संवैधानिक व्यवस्थाओं, संविधान में लिखे गए व्यवस्थाओं का उल्लंघन होता है, उसे भंग किया जाता हो, अथवा एक साथ न हो, तो उसे न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। और अगर न्यायालय को यह यकीन हो जाए कि उस कानून के निर्माण से संविधान में लिखे व्यवस्थाओं का उल्लंघन हो रहा है, तो उसे असंवैधानिक यानी कानून के खिलाफ मानते हुए अयोग्य यानी जो योग्य न हो ऐसे घोषित कर सकता है। घोषित करना यानी ऐलान करना होता है। आगे हम लोग पढ़ते हैं। आगे है संसद सदस्य के लिए योग्यताएं। योग्यताएं का मतलब कि काबिलियत जो संसद सदस्य के लिए चाहिए नागरिकों को, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। लोकसभा के सदस्य के लिए वह भारत का नागरिक होना चाहिए, कम से कम 25 वर्ष की आयु यानी उम्र होनी चाहिए, तथा वह संसद के द्वारा निर्धारित किया गया यानी तय किया गया अन्य योग्यताओं यानी काबिलियत को पूरा करता हो। वह पागल, दिवालिया या मानसिक रूप से अस्थिर घोषित न किया गया हो। केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अधीन यानी आश्रित, वैतनिक यानी वेतन पाने वाला कर्मचारी न हो। न्यायालय द्वारा अपराधी यानी दोषी घोषित न हो। ऐसे ही व्यक्ति लोकसभा के सदस्य के रूप में उम्मीदवार हो सकते हैं। संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह यानी महीने से अधिक का समयांतर यानी समय में अंतर न हो। इस प्रकार से सदन की बैठक बुलानी पड़ती है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह यानी राय पर लोकसभा का विसर्जन यानी निरस्त कर सकते हैं। व्यक्ति जिस सदन का सदस्य हो वह उस सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है तथा मतदान कर सकता है, लेकिन मंत्रिमंडल का कोई भी सदस्य संसद के निचले सदन का सदस्य न हो तो भी वह दोनों सदनों की चर्चा में भाग ले सकता है, संबोधन कर सकता है। संबोधन का मतलब होता है व्याख्यान करना, भाषण देना। परंतु ऊपरी सदन में सदस्य हो तो वह उसी सदन में मतदान कर सकते हैं। लोकसभा में गुजरात का कुल 26 सीटें यानी बैठकें हैं। लोकसभा का कार्यकाल यानी कार्य करने का समय
5 वर्ष होता है, लेकिन उससे पहले भी राष्ट्रपति लोकसभा को भंग यानी रद्द कर सकता है। राष्ट्रीय आपातकाल यानी ऐसी घटना जो प्राकृतिक हो, ऐसी परिस्थिति में राष्ट्रपति संसद के कार्यकाल को 1 वर्ष तक बढ़ा सकता है। राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा को भंग किए जाने के कदम को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। कह रहे हैं कि लोकसभा के सदस्य के लिए वह भारत का नागरिक होना चाहिए, कम से कम उसकी आयु 25 साल होनी चाहिए, संसद के द्वारा तय किया गया अन्य योग्यताएं पूरा करता हो जो संसद के सदस्य बनने के लिए चाहिए काबिलियत, वह पागल, दिवालिया या मानसिक रूप से अस्थिर घोषित न किया गया हो यानी पागल न साबित किया गया हो, केंद्र सरकार या राज्य सरकार के आश्रित वैतनिक यानी वेतन पाने वाला कर्मचारी न हो, न्यायालय द्वारा अपराधी यानी दोषी घोषित न हो, ऐसे ही व्यक्ति लोकसभा के सदस्य के रूप में उम्मीदवार हो सकते हैं, चुनाव लड़ सकते हैं। संसद के दोनों अधिवेशनों के बीच 6 महीने से अधिक का अंतर न हो, इस प्रकार से सदन की बैठक बुलानी पड़ती है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा को रद्द भी कर सकते हैं। जिस व्यक्ति जिस दिन सदन का सदस्य हो वह उस सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है तथा मतदान कर सकता है, लेकिन मंत्रिमंडल का कोई भी सदस्य संसद के नीचे सदन का सदस्य न हो तो भी वह दोनों सदनों की चर्चा में भाग ले सकता है। संबोधन यानी व्याख्यान, भाषण कर सकता है। ऊपरी सदन के सदस्य हो तो वह उसी सदन में मतदान कर सकते हैं। लोकसभा में गुजरात की कुल 26 सीटें हैं। लोकसभा का काम करने का समय 5 साल होता है, लेकिन उससे पहले भी उसे राष्ट्रपति लोकसभा को रद्द कर सकता है। राष्ट्रीय आपातकालीन की परिस्थिति में राष्ट्रपति संसद के कार्यकाल को 1 साल और बढ़ा सकता है। राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा को रद्द किए जाने के फैसले को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। आगे पढ़ते हैं कोरम। कोरम क्या है उसके बारे में। कोरम अर्थात सदन की कार्य साधक संख्या, कार्य करने की संख्या, सदन की कार्यवाही शुरू करने तथा उसे जारी रखने के लिए पर्याप्त यानी जितनी ज़रूरत है कुल सदस्यों में से उपस्थित सदस्यों की पर्याप्त संख्या यानी जितने सदस्य उपस्थित होने चाहिए उन सदस्यों की संख्या। लोकसभा के कुल सदस्यों 545 का 1/10 अर्थात 55 सदस्यों की सदन में उपस्थिति यानी मौजूदगी अनिवार्य है यानी आवश्यक है, जबकि राज्यसभा में कार्य साधक संख्या, कार्य करने की संख्या राज्यसभा के कुल सदस्यों में से 250 का 1/10 अर्थात 25 है। कह रहे हैं कि कोरम का मतलब होता है सदन की कार्य करने की जो संख्या है, सदन की कार्यवाही शुरू करने तथा उसे चलता रहे उसके लिए पर्याप्त जितने सदस्यों की संख्या है वो उपस्थित सदस्यों की संख्या होनी चाहिए। लोकसभा के कुल सदस्यों में 545 हैं जो 1/10 यानी कि 55 सदस्यों की सदन में उपस्थिति यानी मौजूदगी आवश्यक है, जबकि राज्यसभा में कार्य करने की संख्या राज्यसभा के कुल सदस्य 250 हैं, उसका 1/10 यानी 25 है। आगे हम लोग पढ़ते हैं क्या है राज्यसभा। राज्यसभा संसद का ऊपरी सदन है। यह राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाला विधायी सदन है। राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 250 से अधिक न हो ऐसा
व्यवस्था किया गया है, नियम बनाए गए हैं, जिससे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रीति से ढंग से राज्यों की तथा संघ प्रदेशों की विधानसभाओं के चुने हुए सदस्यों द्वारा सप्रमाण यानी प्रमाण के साथ प्रतिनिधित्व पद्धति यानी तरीके के आधार पर राज्यसभा सदस्यों का चुनाव यानी चयन किया जाता है। राज्यसभा के चुने गए सदस्यों की संख्या 238 है। शेष 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत यानी नियुक्त करता है, चुनता है, जिन्हें साहित्य, विज्ञान, कला, संस्कृति, खेल कूद तथा समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष यानी खास अनुभव यानी जानकारी तथा सिद्धि यानी योग्यता प्राप्त हो। इसमें कह रहे हैं कि राज्यसभा संसद का ऊपरी सदन है। यह राज्यों का प्रतिनिधित्व यानी संचालन करने वाला विधायी सदन है। राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 250 से अधिक न हो ऐसा नियम बनाया गया है, जिससे अप्रत्यक्ष ढंग से राज्यों की तथा संघ प्रदेशों की विधानसभाओं के चुने हुए यानी चयन किए गए सदस्यों द्वारा प्रमाणों के साथ, सबूतों के साथ प्रतिनिधित्व तरीके के आधार पर राज्यसभा सदस्यों का चयन किया जाता है और राज्य के चुने गए सदस्यों की संख्या 238 है। शेष 12 सदस्यों को राष्ट्रपति चुनता है, जिन्हें साहित्य, विज्ञान, कला, संस्कृति, खेल कूद तथा समाज सेवा के क्षेत्र में खास जानकारी हो तथा उन्हें योग्यता यानी सिद्धि, यश प्राप्त होते हैं। कोई भी व्यक्ति एक साथ दोनों सदनों का सदस्य नहीं हो सकता है। और इसमें यह भी प्रावधान किया गया है, नियम बनाए गए हैं कि कोई भी एक व्यक्ति एक साथ 2 सदनों का सदस्य नहीं हो सकता है। आगे पढ़ते हैं। योग्यताएं। राज्यसभा के सदस्य के लिए उम्मीदवार को भारत का नागरिक होना चाहिए। उसकी उम्र 30 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। वह पागल, दिवालिया तथा मानसिक रूप से अस्थिर तथा सजा प्राप्त अपराधी यानी दोषी नहीं होना चाहिए। सरकारी संवैतनिक यानी वेतन पाने वाला कर्मचारी अथवा किसी लाभ के पद यानी स्थान पर नहीं होना चाहिए। राज्यसभा में गुजरात के लिए 11 बैठकें यानी सीटें प्रदान की गई हैं यानी दी गई हैं। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। इसका विसर्जन यानी भंग नहीं होता है, इसे समाप्त नहीं किया जा सकता, इसे तोड़ा नहीं जा सकता। राज्यसभा के 1/3 यानी 3 अंश सदस्य एक दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त यानी अपने कार्य से मुक्त होते हैं और उतने ही नए सदस्यों का चुनाव यानी चयन किया जाता है। इस तरह राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल यानी कार्य करने का समय 6 वर्ष यानी 6 साल होता है। वे पुनः यानी अपने आप फिर से निर्वाचित यानी चुने या पसंद किए जाते हैं। उनको फिर से चुना या पसंद किया जा सकता है। इसके द्वारा बता रहे हैं इसमें कि योग्यताएं क्या क्या होनी चाहिए राज्यसभा के सदस्य के लिए। अगर कोई नागरिक उम्मीदवार होना चाहता, सदस्य बनना चाहता है राज्यसभा का, तो उसे पहले बार भारत का नागरिक होना चाहिए। उसकी उम्र 30 साल या उससे अधिक होनी चाहिए। वह पागल, दिवालिया या मानसिक रूप से बीमार नहीं होनी चाहिए। कोई सज़ा या अपराधी नहीं हो, ऐसा घोषित न किया गया हो। सरकारी वेतन न पाता हो, ऐसा सरकारी वेतन पाने वाला कर्मचारी न हो अथवा किसी लाभ के स्थान पर नहीं होना चाहिए। राज्यसभा में गुजरात के लिए 11 बैठकें हैं दी गई हैं। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। इसको कभी तोड़ा या भंग नहीं किया जा सकता है। राज्यसभा के 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष
अपने कार्य से मुक्त होते हैं और उतने ही नए सदस्यों का चुनाव कर लिया जाता है। इस तरह राज्यसभा के सदस्यों का काम करने का समय 6 साल का होता है और वे फिर से चुने या पसंद किए जाते हैं। आगे पढ़ते हैं। सामान्यतः संसद के दोनों सदनों के वर्ष में 3 अधिवेशन होते हैं, जैसे कि बजट सत्र, मानसून सत्र तथा शीतकालीन सत्र। भारत के उपराष्ट्रपति पद के आधार पर राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं। राज्यसभा के सदस्य अपने में से ही उपाध्यक्ष का चुनाव यानी चयन करते हैं। राज्यसभा के प्रथम अध्यक्ष चेयरमैन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। वैसे संसद के दोनों सदनों के वर्ष में 3 अधिवेशन होते हैं, जैसे कि एक बजट सत्र पेश होता है, दूसरा मानसून को लेकर सत्र पेश किया जाता है, तीसरा शीतकालीन सत्र पेश किया जाता है। भारत के उपराष्ट्रपति अपने पद यानी स्थान के आधार पर राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं। राज्यसभा के सदस्य अपने में से ही उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं। राज्यसभा के पहले अध्यक्ष के रूप में, चेयरमैन के रूप में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन चुने गए थे। आगे हम लोग पढ़ते हैं। लोकसभा अध्यक्ष, जिन्हें स्पीकर भी कहते हैं, उनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। लोकसभा का कामकाज व्यवस्थित रूप से तथा निर्धारित यानी तय किए गए नीति नियमों के अनुसार चले, इस पर नज़र रखना, सदन में शिष्टता यानी अच्छे व्यवहार, आचरण, व्यवस्था तथा सदन की गरिमा यानी गौरव को बनाए रखने का कार्य लोकसभा अध्यक्ष करता है। लोकसभा सदस्य अपने में से ही लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चयन करते हैं, चुनाव करते हैं। अध्यक्ष लोकसभा की बैठक के दौरान यानी समय सदन के अध्यक्ष के रूप में उसकी कार्यवाही का संचालन और नियमन यानी नियम के अनुसार करता है। अध्यक्ष सदन के सदस्यों से सदन में शिष्टाचार यानी अच्छे व्यवहार की अपेक्षा यानी उम्मीद रखता है। वह सदन की मर्यादा यानी सम्मान का रक्षक होता है, सम्मान का रक्षा करने वाला होता है सदन के। उसका निर्णय यानी फैसला सदन में अंतिम निर्णय यानी फैसला होता है। इसमें कह रहे हैं कि लोकसभा का कामकाज अच्छे ढंग से तथा तय किए गए नीति नियम के अनुसार चले, इस पर नज़र रखना, सदन में शिष्टता यानी अच्छा व्यवहार बना रहे, अच्छे आचरण लोग करें, व्यवस्था अच्छी हो तथा सदन की गौरव बनाए रखने का कार्य लोकसभा अध्यक्ष करता है। लोकसभा अध्यक्ष अपने में से ही लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव करता है। अध्यक्ष लोकसभा की बैठकों के समय सदन के अध्यक्ष के रूप में उसकी कार्यवाही का संचालन यानी नेतृत्व और नियम के अनुसार करता है। अध्यक्ष सदन के सदस्यों से सदन में अच्छे व्यवहार की उम्मीद रखता है और वह सदन के मर्यादा सम्मान की रक्षा करता है, रक्षक होता है। उसका निर्णय यानी फैसला सदन में अंतिम निर्णय माना जाता है। आगे हम लोग पढ़ते हैं। अध्यक्ष किसी भी राजनीतिक पक्ष का सदस्य हो सकता है, लेकिन अध्यक्ष पद पर निर्वाचित यानी नियुक्त होने के बाद वह उसे सदन की कार्यवाही का संचालन यानी नेतृत्व निष्पक्ष यानी बिना किसी पक्ष में रहकर तथा तटस्थ यानी सचेत रहकर करना पड़ता है। लोकसभा के विसर्जन यानी समाप्ति के साथ लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल यानी कार्य करने का समय भी पूरा हो जाता है, लेकिन जब तक नई लोकसभा का गठन यानी चुनाव नहीं हो जाता है तब तक वह अपने पद पर बना रहता है। 14 दिनों की नोटिस देकर लोकसभा के सदस्य सामान्य बहुमत यानी सामान्य लोगों की सहमति से
प्रस्ताव पारित कर लोकसभा अध्यक्ष को उसके पद यानी स्थान से पदवी से हटा सकते हैं। लोकसभा या विधान सदनों में होने वाले भाषण, आलोचना यानी बुराइयों आदि अध्यक्ष को संबोधित करने के साथ होते हैं। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही अंग्रेजी या हिंदी भाषाओं में हो सकती है, लेकिन इन दोनों भाषाओं को न जानने वाले सदस्यों को उनकी मातृभाषा यानी जिस प्रदेश में वो रहते हैं, जिस भाषा को बोलते हैं, उस भाषा में अपनी बात को कह सकते हैं, बोल सकते हैं। ऐसी अनुमति अध्यक्ष दे सकता है। अगर अध्यक्ष की अनुमति के आज्ञा के बिना कोई भी सदस्य लगातार 60 दिन यानी 2 महीने तक लोकसभा में अनुपस्थित रहता है, मौजूद नहीं रहता है, तो उसकी सीट बैठक खाली यानी रिक्त मान ली जाती है। अध्यक्ष सदन की कार्यवाही को स्थगित यानी रद्द कर सकता है। इसमें बता रहे हैं कि अध्यक्ष किसी भी राजनीतिक पक्ष का सदस्य हो सकता है, लेकिन जब अध्यक्ष पक्ष पर उसे नियुक्त किया जाता है तो नियुक्त होने के बाद उसे सदन की कार्यवाही का नेतृत्व संचालन निष्पक्ष यानी बिना किसी पक्ष में रहकर सचेत होकर करना पड़ता है। लोकसभा के समाप्ति के साथ लोकसभा अध्यक्ष का काम करने का समय भी पूरा हो जाता है, लेकिन जब तक नई लोकसभा का गठन नहीं हो जाता है तब तक वह अपने पदवी पर बना रहता है। 14 दिन की नोटिस देकर लोकसभा के सदस्य साधारण सहमति के प्रस्ताव पारित कर लोकसभा अध्यक्ष को उसके पद से हटा सकते हैं। लोकसभा विधानसभा सदनों में होने वाले भाषण, आलोचना यानी बुराइयां आदि अध्यक्ष को संबोधित करने के साथ होते हैं। दोनों सदनों की कार्यवाही 2 भाषाओं में होती है, अंग्रेजी या हिंदी भाषा में, लेकिन ये दोनों भाषाएं न जानने वाले सदस्यों को उनकी अपनी प्रादेशिक भाषा यानी मातृभाषा, जहाँ पे वो रहते हैं, जिस प्रदेश के हैं, जो भाषा बोलते हैं, उस भाषा में संबोधित करने की आज्ञा अध्यक्ष उनको दे सकता है। अगर अध्यक्ष के मंजूरी के बिना कोई भी सदस्य लगातार 2 महीने तक 60 दिन तक लोकसभा में उपस्थित नहीं रहता है तो उसकी सीट खाली मानी जाती है। अध्यक्ष सदन की कार्यवाही को स्थगित यानी समाप्त कर सकता है, रद्द कर सकता है। आगे पढ़ते हैं। निर्णायक मत यानी कास्टिंग वोट। सदन की कार्यवाही में जब भी किसी प्रश्न, किसी भी मुद्दे यानी विषय, समस्या अथवा विधेयक यानी बिल बताए आप लोग को, पर चर्चा यानी विचारणा यानी लोगों के विचार के बाद निर्णय के समय उसके पक्ष तथा विपक्ष में बराबर मत पड़े, तब अध्यक्ष अपना निर्णायक मत कास्टिंग वोट दे सकता है। इसके अलावा वह सदन में मतदान में भाग नहीं ले सकता। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष श्री गणेश वासुदेव मावड़ंकर थे। इसमें बता रहे हैं कि सदन की कार्यवाही में जब भी किसी भी प्रश्न पर, किसी भी विषय पर या किसी समस्या पर अथवा किसी बिल पर चर्चा किया जाता है, लोगों के विचार के बाद, चर्चा के बाद निर्णय के यानी फैसले के समय उसके पक्ष तथा विपक्ष में बराबर एक समान मत पड़े, तब अध्यक्ष अपना निर्णायक यानी अपना फैसला, जो उसका फैसला है, वो दे सकता है। उसके अलावा वह सदन में मतदान में भाग नहीं ले सकता है। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष के रूप में श्री गणेश वासुदेव मावड़ंकर थे। आगे हम लोग पढ़ते हैं। आगे है विधेयक कानून कब बनता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। कानून बनाने के लिए प्रस्तुत प्रस्ताव यानी दरखास्त को विधेयक यानी बिल कहते हैं। कह रहे कानून बनाने के लिए प्रस्तुत किए प्रस्ताव, दरखास्त जो दिया जाता है उसे ही विधेयक कहते हैं। आगे हम लोग
इसके बारे में पढ़ रहे हैं। और संसद वर्तमान कानून में सुधार करने, नए कानून का निर्माण यानी रचना करने, पुराने तथा असंगत जो संगत में न हो, जुड़ा न हो, ऐसे कानूनों को रद्द करने यानी समाप्त करने का महत्वपूर्ण कार्य करती है। सामान्य विधेयक, वित्त विधेयक यानी वित्त यानी धन विधेयक यानी बिल, तथा संविधान संशोधन यानी सुधार विधेयक निम्न प्रक्रियाओं को पूर्ण करने के बाद कानून का स्वरूप यानी रूप लेता है, जिसकी सामान्य व्यवस्था निम्न अनुसार है। इसमें कह रहे हैं कि संसद वर्तमान यानी अभी के समय में कानून में सुधार करने, नए कानून बनाने, पुराने तथा जो कानूनों में जुड़ा न हो ऐसे कानूनों को रद्द करने का महत्वपूर्ण कार्य करती है। सामान्य विधेयक, वित्त विधेयक तथा संविधान संशोधन विधेयक निम्न प्रक्रियाओं को पूर्ण करने के बाद कानून का रूप लेता है, जिसकी सामान्य व्यवस्था निम्नानुसार है। उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। किसी भी विधेयक को संसद के दोनों सदनों में से किसी भी एक सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। विधेयक मंत्री अथवा सदन के किसी भी सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। करें किसी भी विधेयक को यानी बिल को संसद के दोनों सदनों में से किसी भी एक सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। विधेयक मंत्री अथवा सदन के किसी भी सदस्य के द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है, दिया जा सकता है। आगे पढ़ते हैं। जब संसद के दोनों सदनों के बीच किसी विधेयक को पारित करने के संबंध में मतभेद उत्पन्न हो यानी दोनों का विचार न मिलता हो, सहमति न हो, तब राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है, जिससे बहुमति यानी अधिक से अधिक मत से विधेयक पारित किया जा सके। संयुक्त बैठक का संचालन लोकसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर ही संभालता है। इसमें बता रहे हैं कि संसद के दोनों सदनों के बीच किसी भी विधेयक यानी बिल को पारित करने के विषय में अगर मतभेद उत्पन्न हो जाता है, सहमति नहीं होती है, तब ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को संयुक्त बैठक बुला सकता है, जिससे बहुमत यानी अधिक मती सहमति से विधेयक पारित किया जा सकता है, पास किया जा सके। संयुक्त बैठक का संचालन यानी नेतृत्व लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर ही संभालता है, उसको देखता है। आज के लिए इतना ही बस। बच्चों, आगे का भाग मैं बाद में पढ़ाऊँगी पार्ट 2 में।